हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख टॉपिक। तो दोस्त हम लोग LTGIC के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य देख रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का अगला टॉपिक है दोस्त विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य देखे तो उसके बाद तुलु और उसके बाद सालू और अरविडू वंश को देख चुके हैं दोस्त। तो विजयनगर के प्रशासन को आइए अब हम लोग देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, तो राजा की भूमिका क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था, ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। राजा को इस काल में भी प्राचीन काल की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। प्राचीन भारत की राज्याभिषेक पद्धति के अनुरूप इस काल में राजाओं का भव्य राज्याभिषेक किया जाता था। राजा के चयन में राज्य मंत्रियों और नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राज्याभिषेक के समय विजयनगर नरेश को वैदिक राजाओं की भांति प्रजा पालन और निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति के मंदिर में संपन्न करवाया था। चोल नरेशों की भांति विजयनगर नरेश भी अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों को नामजद कर देते थे। विजयनगर काल में भी दक्षिण भारत की संयुक्त शासन परंपरा का निर्वाह किया गया। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। निर्वाह किया गया। युवराज की नियुक्ति के बाद उनका राज्याभिषेक किया जाता था, जिसे युवराज पट्टाभिषेकम कहते थे। दोस्त विजयनगर काल में तटरक्षक विजयनगर काल में संरक्षक युवराज के अल्पायु होने पर प्रतिशासक की नियुक्ति व्यवस्था साम्राज्य के पतन के लिए बहुत अधिक सीमा तक तो दायी रही। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। विजयनगर शासकों ने धर्म के मामलों में निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। प्रशासकीय संस्थाओं में राज परिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली माध्यम थी। इस परिषद के माध्यम से ही राजा शासन करता था और राज्य के समस्त मामलों के संबंध में इसे परामर्श देता था। कृष्णदेव राय अपने अनुपम ग्रंथ आमुक्तमाल्य में राजा के आदर्श को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो, तभी देव लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धशील होगा। राज परिषद प्रांतों के नायकों, सामंत, शासकों, प्रमुख धर्माचार्यों, विद्वानों, संगीतकारों, कलाकारों, व्यापारियों, यहाँ तक विदेशी राज्यों के राजदूतों को शामिल करके संगठित किया गया है। विशाल संगठन होता था। कृष्णदेव राय और उनके दरबारियों के प्रमुख विद्वान पेड्डाना दोनों ही इस परिषद के सदस्य थे। मंत्री परिषद राज्य परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती थी, जिनका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। इनकी सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित की जाती थी। मंत्रियों के चयन में आनुवंशिकता के सिद्धांत का संभवतः अनुसरण किया जाता था। मंत्रिमंडल में संभवतः 20 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। विद्वान, राजनीति में निपुण, पचायन से 70 वर्ष के आयु वाले और स्वस्थ व्यक्तियों को ही इस मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता था। दोस्त यह मंत्रिपरिषद विजयनगर साम्राज्य के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे केंद्र में दंडनायक नामक उच्च अधिकारी भी होते थे। दंडनायक पद बोधन नहीं था,
वर्ण विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को दंड नायक कहा जाता था। दंडनाथ और सायण बुक्का और हरिहर द्वितीय दोनों के मंत्री थे। राजा और युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान पेशवा के कर सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय में विभागों का बंटवारा किया गया था। इसमें रायसम या सचिव, कर्णिकम अर्थात अकाउंटेंट जैसे अधिकारी थे। रायसन राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। कर्णिकम लेखाधिकारी होता था। विशेष विभागों से संबंधित अधिकारियों या विभाग प्रमुख के पदों के नाम विभिन्न थे, जैसे माननीय प्रधान गृहमंत्री। शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता था। प्रांतीय प्रशासन विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य और प्रशासन के लिए उसे अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। जैसे प्रांत राज्य को कहते थे, मंडलम प्रांतों के अंतर्गत आता था दोस्त। और कोट्टम या बलनाडु जिले कहलाते थे। नाडु परगना या तहसील कोट्टम या बलनाडु के अंतर्गत आते थे। मेला ग्राम 50 ग्राम नाडुओं के अंतर्गत आते थे। स्थल या सीमा कुछ गांवों के समूह होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उरिया ग्राम थी। आगे देख लेते हैं अगला दोस्त। प्रांतों का विभाजन करने में सैनिक दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाता था दोस्त। सामान्यतः प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों, कुमारों और राजकुमारियों को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। कुछ प्रांतों पर कुशल और अनुभवी दंडनायकों को भी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। गवर्नरों को प्रांतों के काफ़ी स्वायत्तता थी। केंद्रीय सरकार प्रांत के प्रशासनिक मामलों में संभवतः हस्तक्षेप नहीं करती थी। गवर्नर को सिक्के प्रसारित करने, नए कर लगाने तथा पुराने करों को माफ करने, भूमि दान देने आदि का अवसर प्राप्त था। संगम युग में गवर्नरों के रूप में शासन करने वाले राजकुमारों ने उदयपुर उपाधि धारण की। प्रांत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना प्रांतीय गवर्नरों का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व था। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला टॉपिक क्या है भैया, आइए देख लेते हैं न्यायाधिकार व्यवस्था। तो न्यायाधिकार व्यवस्था क्या था भैया, आइए देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में न्यायाधिकार व्यवस्था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताया गया है। चोल युग और विजयनगर युग के राजतंत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर न्यायाधिकार था। इस व्यवस्था की उत्पत्ति, इसके स्वरूप के विषय में अनेक विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि नायक वस्तुतः भूसामंत था, जिन्हें वेतन के बदले अन्न अथवा अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी। अमरम भूमि का उपभोग करने के कारण उन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। 16वीं शताब्दी तक इन नायकों की संख्या लगभग 200 थी। 200 थी। इन नायकों के सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किया गया था। अमरम भूमि का उपयोग करने के संबंध में नायकों के दो प्रमुख उत्तरदायित्व थे। इससे प्राप्त आय के एक अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। आगे देख लेते हैं भैया अगला। नायक की स्थिति प्रांतीय गवर्नर की तुलना में निम्न दृष्टियों से भिन्न होती थी। प्रांतीय गवर्नर राजा के प्रतिनिधि होता था तथा वह राजा के नाम से शासन करता था, जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत होता था। उसे सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कुछ जिले या प्रदेश प्रदान किए जाते थे। गवर्नर की तुलना में नायकों को अपने अमरम प्रांत में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजा सामान्यतः न्यायाधिकार प्रदेशों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। नायकों का हस्तांतरण नहीं होता था, जबकि गवर्नर प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप हस्तांतरित या पदच्युत भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं भैया। गवर्नरों को प्रायः दंडनायक कहा जाता था और अधिकांशतः वे ब्राह्मण
हुआ करते थे। नायकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिक हो गए, जबकि गवर्नर आनुवंशिक नहीं थे। आगे देख लेते हैं भैया अगला। आगे, नायक केंद्र या राज्य की राजधानी में दो प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करता था। उनमें से एक केंद्र में नियुक्त नायक की सेना का सेनापति होता था और दूसरी स्थनपति नामक अधिकारी राज दरबार विजयनगर में नायक के एजेंट के रूप में कार्य करता था। विजयनगर काल में न्यायाधिकार व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन तमिलनाडु में देखने मिलता है। न्यायाधिकार व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण बहुत अधिक थे, जो विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण बने। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय के शासन काल में नायकों की उच्च श्रृंखला को रोकने के लिए महामंडलेश्वर या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।